मोदी जी, फॉरेन विजिट से क्या होता है? सिर्फ फोटोज खिंचवाने जाते हो ना। टैक्स पेयर का सारा पैसा वेस्ट करवा दिया आपने। सोशल मीडिया पर आपने ये कमेंट्स बहुत देखे होंगे, लेकिन एक बार इमोशंस को साइड में रख के फैक्ट्स देखते हैं। पिछले सिर्फ 72 घंटों में इंडिया को क्या मिला? यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व पार्टनरशिप, बिलियंस ऑफ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एलएनजी और एनर्जी सिक्योरिटी डील्स। नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप, गुजरात में इंडिया का फर्स्ट 300 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, $11 बिलियन इन्वेस्टमेंट। स्वीडन के साथ 6G टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, एडवांस टेलीकॉम पार्टनरशिप। नॉर्वे के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉर्पोरेशन, क्लीन एनर्जी एंड कार्बन कैप्चर कोलैबोरेशन, मैरीटाइम शिपिंग और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। और इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग सिर्फ एक लाइन बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो अंबानी अडानी को ही मिलेगा। आज इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, इमोशन नहीं, रियलिटी के साथ बात करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, कोई भी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन विजिट पे क्यों जाते हैं? टूरिज्म के लिए, फोटोशूट के लिए, या देश के लिए इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लाने के लिए? जब यूएई, यूरोप, गल्फ कंट्रीज और डेवलप्ड नेशंस इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है जॉब्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, इकोनॉमी पर और फ्यूचर ग्रोथ पर। आज दुनिया इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी देख रही है। सेमीकंडक्टर प्लांट्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर्स, डिफेंस प्रोडक्शंस, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम एक्सपेंशंस, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, ये सब इन्वेस्टमेंट्स ओवरनाइट नहीं आते, सालों लगते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने में, डिप्लोमेटिकल रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, पॉलिसी स्टेबिलिटी प्रूव करने में। और जब कोई कंट्री बिलियंस इन्वेस्ट करती है तो वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाती, वो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करती है। यूएई के साथ इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व पार्टनरशिप स्ट्रेंथन की है, इसका मतलब क्या है? अगर फ्यूचर में ग्लोबल क्राइसिस आते हैं तो इंडिया के पास स्ट्रॉन्गर एनर्जी बैकअप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, लॉन्ग टर्म एलएनजी पार्टनरशिप भी हो रही है, और ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बैकबोन होती है एनर्जी सिक्योरिटी। नीदरलैंड के साथ जो सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप इंडिया ने किया वो फ्यूचर गेम चेंजर हो सकता है। आज दुनिया सेमीकंडक्टर चिप्स पे चलती है, मोबाइल फोन्स हो गए, कार्स हो गई, एआई सिस्टम्स, कंप्यूटर्स, डिफेंस सिस्टम्स, सब चिप्स पर डिपेंडेंट है। और इंडिया में गुजरात का फर्स्ट 300 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो सेटअप होना है, ये एक मैसिव स्टेप है। $11 बिलियन इन्वेस्टमेंट एक कोई छोटी अमाउंट नहीं है। स्वीडन के साथ इंडिया की 6G और एडवांस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन स्ट्रेंथन किया, क्वांटम टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन भी एक्सपेंड हुआ। आज दुनिया नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी रेस में है। जो कंट्री फ्यूचर टेलीकॉम और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करेगी वही ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर बनेगी। और इंडिया अब सिर्फ यूजर नहीं, टेक्नोलॉजी क्रिएटर बनने की रेस में एंटर कर रहा है। अब बात करते हैं नॉर्वे विजिट की। नॉर्वे दुनिया की लीडिंग क्लीन एनर्जी नेशंस में से एक माना जाता है। इंडिया और नॉर्वे के बीच ग्रीन हाइड्रोजन कॉर्पोरेशन स्ट्रेंथन हुआ, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज, क्लीन शिपिंग सॉल्यूशंस, मैरीटाइम पार्टनरशिप्स, सस्टेनेबल एनर्जी कोलैबोरेशन, ये सब फ्यूचर इकोनॉमी का पार्ट है। आज दुनिया फॉसिल फ्यूल से ग्रेजुअली क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, और अगर इंडिया फ्यूचर एनर्जी रेस में स्ट्रांग बनना चाहता है तो ऐसी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया आर्गुमेंट पर, सब कॉन्ट्रैक्ट्स अंबानी अदानी टाटा को ही मिलते हैं। अच्छा, तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अगर कल इंडिया में लाखों करोड़ों का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना हो, नेशन वाइड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो, पोर्ट्स डेवलप करने हो, ऑयल रिजर्व इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने हो, तो कौन करेगा ये काम? क्या कोई रैंडम छोटी कंपनी जिसके पास मैन पावर तक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, एग्जीक्यूशन हिस्ट्री नहीं है, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर लेगी? मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए होता है थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, मैसिव लॉजिस्टिक्स, ग्लोबल पार्टनरशिप्स, ह्यूज मशीनरी, फाइनेंशियल बैकिंग, टेक्निकल एक्सपर्टीज, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, और ये सब हर कंपनी के पास नहीं होता। इसलिए दुनिया भर में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स यूजुअली लार्ज कॉर्पोरेशन ही एग्जीक्यूट करती है, अमेरिका हो, चाइना हो, यूरोप, मिडिल ईस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फेज देखकर नहीं दिए जाते, टेंडर प्रोसेस होता है, ऑक्शन का प्रोसेस होता है, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो सब देखी जाती है, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी को देखा जाता है। आपकी कंपनी अगर कैपेबल है तो अप्लाई कीजिए, किसने रोका है?
लेकिन अगर प्रोजेक्ट की कंडीशन है कि कंपनी का टर्नओवर XYZ समथिंग होना चाहिए, पास्ट एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट होने चाहिए, तो ऑब्वियसली वही कंपनीज क्वालिफाई करेंगी जो केपेबल है। अगर कल आपको हार्ट सर्जरी करवानी हो तो आप क्या बिगनर डॉक्टर के पास जाओगे या एक्सपीरियंस सर्जन के पास जाओगे? सेम लॉजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी अप्लाई होता है। सिर्फ ओनर्स को देखकर हेट मत करो, ये भी देखो कितने लोगों का घर चल रहा है इस इंडस्ट्री से। रिलायंस इंडस्ट्री अराउंड 7 लाख एम्प्लॉयज, टाटा ग्रुप नियरली 12 लाख एम्प्लॉयज, अदानी ग्रुप अराउंड 5 लाख एम्प्लॉयज, और ये सिर्फ ऑफिशियल एम्प्लॉयज हैं। ड्राइवर्स, डेली वेज लेबर्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, सप्लायर्स, ट्रक ऑपरेटर्स, लोकल वेंडर्स, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स, करोड़ों लोग इनडायरेक्टली अर्न करते हैं। क्रिटिसाइज करिए आप, क्वेश्चन करिए आप, डेमोक्रेसी में ज़रूर करिए, लेकिन फैक्ट्स के साथ। हर बिजनेसमैन को विलन और हर इन्वेस्टमेंट को स्कैम बोल देना सही नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी समझना ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो जॉब्स आएगी, अगर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, अगर ग्लोबल पार्टनरशिप होगी तो इंडिया और स्ट्रॉन्ग बनेगा। और कंपटीशन मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो केपेबल होता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्या इंडिया को ग्लोबल लेवल पर compete करने के लिए लार्ज इंडस्ट्रीज़ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।